हेलो दोस्तों, अब तक हमने प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा। आइए अब हम प्लेटो का आदर्श राज्य देखते हैं। प्लेटो के समय यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। उसी अराजकता को समाप्त करने के लिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की। वह अपने आदर्श राज्य के द्वारा राज्य में व्याप्त सभी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया था। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में शासन का अधिकार केवल ज्ञानी एवं दार्शनिक व्यक्ति को ही देना चाहता है, जिससे अच्छे या शुभ का विस्तृत ज्ञान हो। अर्थात प्लेटो अपना आदर्श राज्य में शासन की शक्ति एक ज्ञानी एवं दार्शनिक व्यक्ति को ही देना चाहता है, जिसे अच्छे या शुभ का विस्तृत ज्ञान हो। अर्थात उस व्यक्ति को अच्छाई और भलाई का पूर्ण ज्ञान हो। राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य से संबंधित जानकारी देते हुए बताता है कि राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध होता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है, अर्थात जीव और जीवाणु का संबंध मानता है। प्लेटो का विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं, अर्थात जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में अर्थात कुछ मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं, वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। अर्थात जो गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, वे ही विशाल मात्रा में राज्य में पाए जाते हैं। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है। प्लेटो कहता है कि राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, क्योंकि आत्मा अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। अर्थात राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, क्योंकि आत्मा अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रकार की आत्मा ही जब बाह्य रूप प्रकट करती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। राज्य व्यक्ति की विशेषताएं का विराट रूप है। प्लेटो आगे बताता है कि राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है, बड़ा रूप है। व्यक्तियों की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। उसका मानना है कि व्यक्तियों की चेतना और गुण ही राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व होते हैं। वो इस प्रकार है: विवेक, साहस और वासना। तीन तत्व होते हैं: विवेक, साहस और वासना। इसमें प्रथम लिया जाता है वासना तत्व को। वासना तत्व का अर्थ होता है भूख। मनुष्य की आत्मा में भूख, वासना का जो अबौद्धिक तत्व होता है, उससे व्यक्ति में राग, द्वेष, प्रेम, वासना, अपने शरीर को सुखी और संतुष्ट करने की अनेक प्रकार की इच्छाएं और अभिलाषाएं होती हैं। अर्थात व्यक्ति की आत्मा में जो वासना रूपी जो तत्व होता है, उसमें भूख और वासना जो अबौद्धिक तत्व है, अर्थात इसके साथ में कोई बौद्धिकता नहीं होती है। बौद्धिक तत्वों का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वासना का सीधा अर्थ भूख से लिया जाता है। उससे व्यक्ति में राग, द्वेष, प्रेम, वासना, अपने शरीर को सुखी और संतुष्ट करने की अनेक प्रकार की इच्छाएं और अभिलाषाएं प्रकट होती हैं। अर्थात इनका मूल तत्व है जो राग, द्वेष, प्रेम है, उसके पीछे व्यक्ति की आत्मा का वासना रूपी तत्व जो भूख से अभिप्रेरित होता है, आता है। दूसरा तत्व विवेक अथवा बुद्धि है।
इसके दो कार्य हैं। प्रथम, इसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझता है। प्लेटो ने बताया है कि विवेक या बुद्धि नामक तत्व से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझता है और वह मनुष्यों को बतलाता है कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। अर्थात मनुष्य अपने विवेक पूर्ण तत्व से ही दूसरे व्यक्तियों को बताता है कि कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। यह प्रेम करने में सहायक होकर मनुष्य को एकता में बांधता है। आगे प्लेटो कहता है कि विवेक के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है तथा इस प्रेम के कारण ही विभिन्न मनुष्यों में एकता की स्थापना करता है, अर्थात मनुष्य को एकता में बांधता है। तीसरा तत्व बताया है साहस। इसे शूरता भी कहा जाता है। साहस को शूरता भी कहा जाता है। इसका कार्य मनुष्य को युद्ध की प्रेरणा देना है। साहस का कार्य मनुष्य को युद्ध की प्रेरणा देना है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं इसी से उत्पन्न होती हैं, अर्थात साहस से ही महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह गुण विवेक का स्वाभाविक साथी है। इसके कारण मनुष्य अन्याय से घृणा करता है और न्याय का साथ देता है, अर्थात विवेक ही एक ऐसा तत्व है जिसके कारण मनुष्य अन्याय से घृणा करता है और न्याय का साथ देता है। प्लेटो ने साहस को बुद्धि या विवेक का सहगामी कहा है। प्लेटो ने साहस को बुद्धि या विवेक का सहगामी कहा है, अर्थात साहस विवेक के साथ मिलकर ही कार्य करता है। प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण राज्य में भी पाए जाते हैं। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य की आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण राज्य में भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य का निर्माण होता है और इन तीन आत्मा के गुणों पर ही राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो के शब्दों में राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं अपितु उसमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है, अर्थात राज्य में बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से राज्य का निर्माण होता है। जैसे वीर व्यक्तियों का राज्य भी वीर होगा और नपुंसकों का नपुंसक। जिस राज्य के लोग ही नैतिक दृष्टि से गिरे हुए हों वह राज्य नैतिक दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि जिस राज्य के नागरिक नैतिक दृष्टि से गिरे हुए हों उनका राज्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। प्लेटो का विचार है कि उपरोक्त तीनों गुण सभी लोगों में समान नहीं होते, अर्थात आत्मा में जो तीन गुण या तीन तत्व होते हैं वो सभी लोगों में समान नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में भूख या वासना की प्रधानता होती है, कुछ व्यक्तियों की आत्मा में भूख या वासना की प्रधानता होती है और कुछ में साहस की और कुछ में विवेक की। अर्थात कुछ व्यक्तियों की आत्मा में भूख की प्रधानता होती है और कुछ व्यक्तियों में साहस की प्रधानता होती है और कुछ में विवेक की। इसी आधार पर राज्य में तीन वर्ग देखने को मिलते हैं। प्लेटो ने कहा है कि इसी आधार पर राज्य में तीन वर्ग देखने को मिलते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। इस प्रकार प्लेटो अपने आदर्श राज्य में तीन वर्ग बताता है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। वर्ग है उत्पादक वर्ग। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो पूरी तरह से भूख व वासना के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इसमें श्रमिक, शिल्पकार, कर्षक, व्यवसायी आदि शामिल होते हैं। इन्हें वासनाओं का अनुगमन करने में ही अधिक आनंद मिलता है। अर्थात उत्पादक वर्ग सदैव ये कल्पना करता रहता है कि अब की बार मुझे और ज़्यादा प्राप्त होगा, अब की बार और ज़्यादा प्राप्त होगा। इस प्रकार वासनाओं का अनुगमन करने में ही अधिक आनंद मिलता है।
दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। दूसरा वर्ग उन लोगों का होता है जिनमें साहस या उत्साह की प्रधानता होती है। इन्हें योद्धा या सैनिक कहा जा सकता है। इन्हें युद्ध और समाज से प्रेम होता है। ये उत्पादक वर्ग और राज्य की सुरक्षा करते हैं। जिनमें साहस तत्व की अधिकता होती है वे उत्पादक वर्ग और राज्य की सुरक्षा करते हैं। तीसरा वर्ग है शासक वर्ग। यह वर्ग उन लोगों का होता है जो विवेक प्रधान होते हैं। विवेक के कारण वे सच्चे तत्ववेता व दार्शनिक होते हैं। इन्हें समाज की सेवा करने में सर्वाधिक आनंद आता है, इसलिए वे शासन चलाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार प्लेटो राज्य को व्यक्ति का ही एक विराट रूप मानता है। आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो ने कहा है जिस प्रकार मन अथवा मानवीय आत्मा का निर्माण वासना, साहस और विवेक तीन तत्वों से होता है, उसी प्रकार राज्य को उत्पन्न करने में भी तीन तत्व सहायक होते हैं। पहला है आर्थिक तत्व। इसमें आर्थिक तत्व से अभिप्राय यह है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एकाकी रूप से नहीं कर सकता, इसलिए उसे दूसरे लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य में श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण उत्पन्न होता है। अब दूसरा आता है इसमें सैनिक तत्व। राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह पड़ोसी राज्यों की ओर ताकने लगता है, जिसका परिणाम होता है युद्ध। अर्थात युद्ध के माध्यम से राज्य पड़ोसी राज्य की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करता है। इसके लिए उसके पास में सैनिक तत्व की उपस्थिति होनी आवश्यक है। तीसरा आता है दार्शनिक तत्व। राज्य का तीसरा आधार दार्शनिक तत्व है, जिसका संबंध आत्मा के विवेक और बुद्धि से है। प्लेटो विवेक को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता है। उसका विचार है कि आदर्श राज्य में शासन दार्शनिक राजा का होना चाहिए। अर्थात प्लेटो विवेक तत्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसका मानना है कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। राज्य में वर्ग विभाजन। श्रम विभाजन के आधार पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन तीन वर्गों में किया है। ये तीन वर्ग इस प्रकार है। पहला है संरक्षक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। तो तीन वर्गों में विभाजन किया है। इसमें पहला वर्ग संरक्षक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा उत्पादक वर्ग। पहले वर्ग की बात करते हैं। इस वर्ग में वे लोग शामिल होते हैं जो विवेक प्रधान होते हैं। इसमें उच्च शासकीय पदों पर नियुक्त व्यक्ति और दार्शनिक राजा शामिल होता है। अर्थात संरक्षक वर्ग में राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त व्यक्ति और दार्शनिक राजा शामिल होता है। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। इस वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं जिनमें साहस और शौर्य की प्रधानता होती है, जो उत्पादक वर्ग और राज्य की सुरक्षा करते हैं। वे सैनिक वर्ग में शामिल होते हैं। अर्थात दूसरे वर्ग जो सैनिक वर्ग है उसमें वे व्यक्ति आते हैं जिनमें साहस शौर्य की प्रधानता होती है। वे उत्पादक वर्ग और राज्य की सुरक्षा करते हैं। वे सैनिक वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तीसरा है उत्पादक वर्ग। इस वर्ग में कृषक, कारीगर, व्यापारी, श्रवणकार, चर्मकार, कुम्हार, खाती, मूर्तिकार, चित्रकार आदि उत्पादन कार्य में लगे सभी मनुष्य उत्पादक वर्ग में शामिल होते हैं। आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग के लोगों की संख्या सर्वाधिक होती है। ये भूख से प्रेरित होते हैं। आदर्श राज्य के मौलिक तत्व। प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ मौलिक तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है न्याय की स्थापना। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना की है। दूसरा, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, तो आदर्श राज्य में ऐसा ही उल्लेख प्लेटो ने किया है। तीसरा, आदर्श राज्य में प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को अपनाया है। अगला, प्लेटो ने आदर्श राज्य में शिक्षा की उचित व्यवस्था की है, जो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है।
पांचवा मौलिक तत्व है राज्य में 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। दार्शनिक राजा का शासन, अर्थात प्लेटो अपने आदर्श राज्य में यह स्वीकार करता है कि शासन सत्ता दार्शनिक राजा के हाथ में होनी चाहिए। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में साम्यवाद की स्थापना करता है। यह साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए, जिसमें शासक वर्ग एवं सैनिक वर्ग शामिल होते हैं। तो साम्यवाद 2 प्रकार का स्थापित करता है, वो स्त्री साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। अगला मौलिक तत्व है नर नारियों का समान अधिकार, अर्थात नर और नारियों को समान अधिकार प्रदान करता है, अर्थात स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का अंतर नहीं करता। वह केवल स्त्री और पुरुष में शारीरिक का अंतर मानता है, बाकी बौद्धिक अंतर नहीं मानता और न ही प्रकृति एवं भावना का अंतर भी नहीं मानता। अगला मौलिक तत्व है राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में केवल राज्य को प्रधान या सर्वोच्च मानता है, व्यक्ति को राज्य का एक अंग मानता है, जबकि राज्य के लिए व्यक्ति का बलिदान कर देता है। आदर्श राज्य की आलोचनाएं। कुछ विचारकों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनाएं की हैं, जो निम्न प्रकार हैं। प्रथम आलोचना है आदर्श राज्य काल्पनिक व अव्यवहारिक है, अर्थात प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, अव्यवहारिक है। इस राज्य का पृथ्वी पर अवतरण नहीं हो सकता, कि ऐसा राज्य पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। दूसरी आलोचना है आदर्श राज्य में व्यक्ति की अवहेलना की गई है, आदर्श राज्य में व्यक्ति के हितों का बलिदान करवाया गया है तथा राज्य को महत्व दिया गया है। तीसरी आलोचना है आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है, अर्थात आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग को सिर्फ उत्पादन करने वाले के रूप में ही जाना गया है, उत्पादक वर्ग के लोगों को कोई सुविधाएं नहीं दी गई है।